हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड स्टेट। ठीक है, द सॉलिड स्टेट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड्स एंड वी यूज देम मोर ऑफन देन लिक्विड्स एंड गैसेस। हम लोग जो हैं वो सॉलिड से सराउंडेड हो रखे हैं, यानी सॉलिड से घिरे हुए हैं, और हम सॉलिड्स को ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लिक्विड और गैसेस के मुकाबले। फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस वी नीड सॉलिड्स। अलग अलग चीज़ों के लिए हमें सॉलिड्स चाहिए होते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, these properties depend upon the nature of the constituent particles and the binding forces operating between them। और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डिपेंड करती हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर और उनके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स होता है जो उन्हें ऑपरेट करता है उसके ऊपर। Therefore यानी इसीलिए स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स इज इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर मतलब सॉलिड के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड मटेरियल्स with desired properties like high temperature superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers for packaging, और बायोकम्प्लेंट सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट्स। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बीच का जो कोरिलेशन है उसे वो किस चीज़ में हेल्प करता है, न्यू सॉलिड मटेरियल्स की डिस्कवरी करने में हेल्प करता है जिनके पास अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हो गए जो कि पैकेजिंग के लिए यूज़ होते हैं, और बायोकम्प्लेंट सॉलिड्स हो गए जो कि सर्जिकल इम्प्लांट्स होते हैं, मतलब सर्जिकल इम्प्लांट्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। फ्रॉम आवर अर्लियर क्लासेज वी नो दैट लिक्विड्स एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। हमने अर्लियर क्लासेज में यानी कि 11th में क्लास में हमने पढ़ा था कि लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है फ्लो करने की। द फ्लूइडिटी इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स, इन दोनों स्टेट्स में द फ्लूइडिटी इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। अच्छा, इन दोनों केसेस में फ्लूइडिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके लिए एक फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव हो सकते हैं, मूव करते हैं, वो फ्री होते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड पोजिशंस एंड कैन ओनली ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस। और वहीं अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास फिक्स्ड पोजीशन होती है, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे ही ओसिलेट हो सकते हैं। दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी ऑफ सॉलिड्स, और ये सॉलिड्स की रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। इस यूनिट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे पार्टिकल्स की। ठीक है, कुछ अलग अलग मतलब सेवरल टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द कोरिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ इंटरेक्शंस विद इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स विल ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। नेचर ऑफ इंटरेक्शंस और द कोरिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ कोरिलेशन, मतलब इस यूनिट के मतलब इस चैप्टर के अंदर हम कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सॉलिड की सेवरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर इंटरेक्शंस का नेचर है उसके कोरिलेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, how these properties get modified due to the structural imperfections।
ये सभी प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई कैसे होती हैं, स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस की वजह से, और बाय प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मिनट अमाउंट्स वुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड। और ये इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं मिनट अमाउंट्स में प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। In class 11th, you have learned that matter can exist in 3 states, namely solid, liquid and gas. Class 11th में आपने ये पढ़ा था कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। Which of these would be most stable state for of a given substance depends upon the net effect of two opposing factors. टेम्परेचर और प्रेशर की दी हुई कंडीशंस के अंडर इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा किसी सब्सटेंस का, जो कि डिपेंड करेगा दो अपोजिंग फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, या फिर यूँ कहें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एटम्स को या फिर आयंस को या फिर मॉलिक्यूल्स को एक साथ क्लोजली बाइंड करके रखता है। वेयर्स थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। और वहीं थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स को मूव करती है, फ्री करती है, मतलब मूव करवाती है। ठीक है, एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी जो है वो लो होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रिंग देम सो क्लोज दैट दे क्लिंग टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजिशंस। और मतलब यानी कि सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी लो होती है, और इसी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो उन सभी एटम्स को या फिर पार्टिकल्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से क्लोज ले आता है, और एक दूसरे के साथ वो क्लिंग हो जाते हैं और अपनी फिक्स्ड पोजीशन को इजीली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, दीज कैन स्टिल ओसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस। और ये सब अभी भी अपनी मीन पोजीशन पर ओसिलेट हो सकते हैं। एंड द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और इसीलिए सब्सटेंस जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यहाँ पर हमें दे रखी हैं। पहली प्रॉपर्टी है दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इनकी डेफिनेट मास मतलब इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास और वॉल्यूम होता है। इनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्ट होता है, और इनके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, और ये सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे ही ओसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और ये रिजिड होते हैं। ठीक है, मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ईंट को आप कंप्रेस कर पाओगे, है ना, तो इसीलिए ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं और ये रिजिड भी होते हैं। Solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of nature of order present in the arrangement of their constituent particles. Solids को crystalline solid या फिर amorphous solid में क्लासीफाई किया जा सकता है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर, कि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो किस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं और किस ऑर्डर में अरेंज्ड हो रखे हैं। ठीक है, A crystalline solid usually consists of a large number of small crystals. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं। ईच ऑफ देम हैविंग अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, और इनमें से हर एक की डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट
यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, ठीक है, ऑर्डर्ड, इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeats itself periodically over the entire crystal। मतलब इनके पास एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जिसका मतलब होता है कि इनके पास एक रेगुलर पैटर्न है, इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है उनका एक रेगुलर पैटर्न है, और ये अपने आप को रिपीट करते हैं पीरियोडिकली पूरे क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आई होप मेरा तरीका आप सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।